हेलो व्यूअर्स, यू आर वाचिंग अवर चैनल वी प्लस यू और मैं आपके केमिस्ट्री टीचर प्रशांत भारद्वाज। आज बेटा जी हम आपके सामने एक नई यूनिट लेके आए हैं। तो बड़ा बेसिक सा कंसेप्ट रहेगा आज का, ताकि इस यूनिट का एक प्लेटफॉर्म तैयार हो जाए, एक बुनियाद तैयार हो जाए। उसके बाद हम डीपली फिर इस यूनिट को स्टडी करेंगे। तो आज जिस टॉपिक को हम लोग लेके चल रहे हैं बेटा, उस टॉपिक का नाम है सरफेस केमिस्ट्री। देखिए, जैसे कि नाम से इंडिकेट हो रहा है बेटा, सरफेस और केमिस्ट्री, यानी कि वो केमिस्ट्री जो सरफेस से रिलेटेड है। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? तो अगर हम बात करें बेटा जी सरफेस केमिस्ट्री के प्रोसेस की, या बेसिकली मैं आपको एक बार इसकी डेफिनेशन बताता हूं, समझिए। डेफिनेशन क्या है बेटा इसकी, देखिए। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with process occurs at surface और इंटरफेस। तो ये वो ब्रांच है बेटा जी केमिस्ट्री की, जहां पे हम उन प्रोसेसेस को स्टडी करेंगे जो या तो सरफेस पे होते हैं बेटा जी, या फिर इंटरफेस पे होते हैं। तो पहले इन दोनों शब्दों को अच्छे से समझ लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं सरफेस और इंटरफेस के बारे में। देखिए समझिएगा, मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है बेटा, कोई भी ऑब्जेक्ट है। अब बेसिकली इसके दो पार्ट होते हैं। अंदर का जो एरिया होता है हम उसे बल्क बोलते हैं, वी कॉल इट बल्क। और जो बाहर का है बाउंड्रीज के इधर की तरफ, इस तरीके से बेटा, दिस इज कॉल्ड सरफेस। तो यानी जो प्रोसेस सरफेस पे होंगे, मेजॉरिटी ऑफ प्रोसेस, हम उसे किस कैटेगरी में पढ़ेंगे? सरफेस केमिस्ट्री कैटेगरी में पढ़ेंगे। ठीक है। और सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ने के लिए हमें क्या समझना है कि एक बल्क होता है और एक सरफेस होता है। लेकिन यहां एक और वर्ड है बेटा जी, इंटरफेस। अब एक बार इंटरफेस को समझ लीजिए बेटा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहां मैं ट्राई करता हूं आपके लिए इंटरफेस बनाने की। ये अब ये जो सरफेस है ना आपके पास, दिस सरफेस इज नोन एज इंटरफेस। तो ये जो स्पेस है बेटा जी, कहीं ना कहीं ये एक तरीके का इंटरफेस है। ठीक है। तो सरफेस, इंटरफेस, समझिए इस बात को। अब सरफेस तो जनरली आप जानते ही। फॉर एग्जाम्पल आपकी गाड़ी बाहर खड़ी है, स्कूटी बाहर खड़ी है, उस पर डस्ट आ गई बेटा जी, तो वो सरफेस के ऊपर है। तो डस्ट का स्कूटी के जो सीट है उसके ऊपर बैठ जाना सरफेस केमिस्ट्री में आएगा बेटा। अब इंटरफेस को लेके कई बार बच्चों को डाउट होता है। इंटरफेस को मैं समझाता हूं बेटा। याद कीजिए, कभी कभार ना टीवी पे एक ऐड आती है कि कैविटी दांतों के बीच में लगती है और वो एक जांच स्ट्रक्चर को ना खोल के दिखा देते हैं। स्पेस बिटवीन टू सरफेसेस इज कॉल्ड इंटरफेस। अच्छा एक बात बताइए, कभी आपने अखरोट को दरवाजे के बीच में रख के तोड़ा है? ट्राई किया किसी ने? अब वो जो एरिया है ना बेटा, कहीं ना कहीं वो इंटरफेस है। जहां पर दो मॉलिक्यूल के बीच में कोई चीज हो जाए, दैट इज कॉल्ड इंटरफेस। तो सरफेस और इंटरफेस। अब सरफेस का जनरल सा एग्जांपल अगर हम समझे, तो मैं क्या कर रहा हूं बेटा, मैं बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूं ना, बोर्ड के अंदर तो नहीं लिख रहा, तो दैट इज सरफेस केमिस्ट्री। यानी कि लिखना भी सरफेस केमिस्ट्री है। समझ पा रहे हैं? अगर बोर्ड के अंदर लिखा जा सकता तो वो बल्क में केमिस्ट्री होती है, बल्क केमिस्ट्री होती है, लेकिन ये हमारे लिए फिजिबल नहीं है। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? तो सरफेस और इंटरफेस पे जो जो प्रोसेस होंगे बेटा, वो किस कैटेगरी में आ जाएंगे? सरफेस केमिस्ट्री में। तो अभी तो हमने जनरल बात की, अब मैं कुछ केमिस्ट्री के एग्जांपल बताता हूं जो सरफेस केमिस्ट्री को डील करते हैं। बहुत जरूरी एग्जांपल है बेटा। फॉर एग्जांपल डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन, इलेक्ट्रोड पे होने वाले प्रोसेस, इलेक्ट्रोड प्रोसेस, कोरोजन, क्रिस्टलाइजेशन। तो ये कुछ हमारे पास एग्जांपल है बेटा जी सरफेस केमिस्ट्री के एग्जांपल है। ठीक है। डिसोल्यूशन, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड में क्या होता है? डिपोजिशन होती है आपके पास। समझ पा रहे? एक इलेक्ट्रोड पे कोई केमिकल डिपॉजिट होता है तो वो सरफेस पे हो रहा है ना, सरफेस केमिस्ट्री के अंडर आएगा। कोरोजन, रस्टिंग सरफेस पे होती है, सरफेस केमिस्ट्री के अंडर आएगा। क्रिस्टलाइजेशन इंटरफेस की कैटेगरी हो जाएगी बेटा, और डिसोल्यूशन भी इंटरफेस की कैटेगरी हो जाएगी। तो दो एग्जांपल इंटरफेस के लिए, हमने दो एग्जांपल सरफेस के लिए।
तो क्या हुआ, दोबारा देखिए, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द प्रोसेस अकर्स एट सरफेस और इंटरफेस इज कॉल्ड सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, लेकिन जितना आसान लग रहा है ना बेटा, इसको पढ़ना या इसको स्टडी करना इतना आसान नहीं था। वजह बताता हूं। देखिए, किसी भी सरफेस के ऊपर अगर हमें कुछ स्टडी करनी है कि भाई कौन सी गैस एब्जॉर्ब हो रही है, किस तरीके से एब्जॉर्ब हो रही है, क्या उसका सिस्टम है, तो हमें इस सरफेस को बिल्कुल क्लीन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास एक मेटल है, तो जब तक इस सरफेस के ऊपर से सारी गैसेस आप एक बात समझिए, मान लीजिए मुझे आपको पढ़ाना है और मुझसे पहले कोई फिजिक्स के टीचर पढ़ा के गए, अब मान लीजिए वो बोर्ड ऑक्यूपाई कर गए। अगर मुझे आपको पढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, मैं उसी बोर्ड पे तो नहीं पढ़ा सकता, पहले मैं क्या करूंगा बेटा, उस पूरे बोर्ड को क्लीन करूंगा। समझ पा रहे हैं आप? तो जब मैं बोर्ड क्लीन कर रहा हूं वो क्यों जरूरी है, क्योंकि जब तक बोर्ड क्लीन नहीं होगा हम प्रोसेस, नया जो केमिस्ट्री का प्रोसेस है वो स्टडी नहीं कर सकते। तो बोर्ड को क्लीन करना तो आसान है, लेकिन मेटल के ऊपर जो गैसेस है बेटा, उनको हम रैंडमली ऐसे डस्टर लगा के क्लियर नहीं कर सकते। समझ पा रहे हैं? तो हमें क्या करना पड़ा बेटा, एक बेसिक प्रॉब्लम हमारे सामने आई, वो क्या थी, हाउ टू क्लीन सरफेस, यानी कि सरफेस को साफ कैसे करें ताकि हम फर्दर प्रोसेस को स्टडी कर सकें। अब इसके लिए जिस टेक्निक का यूज होता है बेटा, हम क्या करते हैं, वैक्यूम की मदद से, वैक्यूम की हेल्प से 10 की पावर -7 टू 10 की पावर -9 पास्कल का प्रेशर लगाते हैं और वहां से क्या कर देते हैं, सारी गैसेस को रिमूव कर देते हैं। और जब एक बार सरफेस क्लीन हो जाता है तब हम अपना नया कोई भी प्रोसेस उसके ऊपर स्टडी करना शुरू करते हैं या अप्लाई करना शुरू करते हैं। तो बेसिक प्रॉब्लम थी बेटा, इसलिए बहुत लेट ये केमिस्ट्री डेवलप हुई थी, क्योंकि हमें मेटल के सरफेस को या किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस को 100% क्लीन करने की टेक्निक्स हमारे पास पहले नहीं थी, या हमें पता नहीं था कि इस ढंग से हमें उसको डील करना है। ठीक है जी, तो सरफेस केमिस्ट्री की डेफिनेशन, वो प्रोसेस जो इस कैटेगरी में आएंगे बेटा, और साथ में कुछ प्रॉब्लम्स। अब सरफेस केमिस्ट्री में समझिए हमें पढ़ना क्या क्या है। बेसिकली इस पूरे यूनिट को बेटा जी 3 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया गया है आपके लिए। सबसे पहला सेक्शन होता है दैट इज एड्सॉर्प्शन, द वर्ड इज एड्सॉर्प्शन। सेकंड इज कॉल्ड कोलॉइड्स एंड थर्ड वन इज कॉल्ड कैटालिसिस। ठीक है जी, कौन कौन से 3 सेक्शन है बेटा, एड्सॉर्प्शन, कोलॉइड एंड कैटालिसिस। और यहां पर हम कोलॉइड्स में 2 स्पेशल कैटेगरी भी पढ़ेंगे बेटा, दैट इज कॉल्ड इमल्शंस अलोंग विद जेल्स। तो जब हम इन सब के बारे में प्रॉपर नॉलेज गैदर कर लेंगे तब जाके हमारी यूनिट कंपाइल होगी सरफेस केमिस्ट्री। तो हमने क्या किया बेटा जी, इस यूनिट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज एड्सॉर्प्शन। ठीक है, तो आज हम क्या शुरू करेंगे, एड्सॉर्प्शन क्या होता है। चलिए अब देखते हैं बेटा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन। देखिए मान लीजिए मेरे पास फिर कोई ऑब्जेक्ट है, अब अंदर का हिस्सा क्या होगा बेटा, बल्क हो जाएगा और बाहर का हिस्सा इसका सरफेस हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई भी मॉलिक्यूल, एटम और आयन, कुछ भी, इवन गैस है आपके पास, कोई भी कंपाउंड है, उसकी कंसंट्रेशन यहां यानी कि सरफेस पे ज्यादा हो जाए इन कंपैरिजन टू बल्क, if the concentration of a molecule is more at surface in comparison to bulk, the process is called adsorption. ठीक है, क्या बोल देंगे उसको हम, एड्सॉर्प्शन। तो डेफिनेशन क्या बनी बेटा, the process in which concentration of atom, ion और मॉलिक्यूल, कुछ भी हो सकता है बेटा, ये इज मोर एट सरफेस देन इन बल्क। बल्क और सरफेस में डिफरेंस क्लियर है ना आप लोगों को, अंदर वाला हिस्सा बल्क। अब फॉर एग्जांपल मैं आप एक थोड़ा सा आपको जनरल फॉर्म बताता हूं। मान लीजिए हम डिओ लगा रहे हैं बेटा, परफ्यूम लगा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं ना, तो वो बॉडी के ऊपर है, मींस एड्सॉर्प्शन। हम खाना खा रहे हैं, क्या हो रहा है बेटा, वो बल्क में जा रहा है। डिफरेंस समझिए, सरफेस और बल्क का डिफरेंस जनरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है,
सॉरी। तो एड्सॉर्प्शन में क्या होता है बेटा? द प्रोसेस इन विच कंसेंट्रेशन ऑफ एटम, आयन और मॉलिक्यूल, कुछ भी हो सकता है, इज मोर एट सरफेस देन इन बल्क, इज कॉल्ड एड्सॉर्प्शन। ठीक है, डेली लाइफ में तो बहुत सारे एग्जांपल है। बारिश आ रही है तो ऊपर, अगर बारिश किसी मेटल के सरफेस के ऊपर है तो एड्सॉर्प्शन है। मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं बेटा जी, एड्सॉर्प्शन कर रहा हूं मैं कहीं ना कहीं, मैं बल्क में तो नहीं जा रहा हूं। समझ पा रहे हैं? और जो मैंने लिखा हुआ उसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा कहां है? बल्क में है, तो इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एड्सॉर्प्शन। लेकिन अब मैं इसके कुछ साइंटिफिक एविडेंस आपको देता हूं। ये तो हो गए थे जनरल लाइफ के एविडेंस। तो अब देखिए एविडेंस ऑफ एड्सॉर्प्शन, ऑफ एड्सॉर्प्शन। देखिए सबसे पहला और सबसे बढ़िया जो एग्जांपल हमारे पास होता है ना, वो होता है बेटा मिथाइलिन ब्लू का। मान लीजिए मैं क्या कर रहा हूं, एक कंटेनर ले रहा हूं और उस कंटेनर में मेरे पास मिथाइलिन ब्लू का सॉल्यूशन है। ठीक है जी, कुछ ऐसा इस तरीके का मिथाइलिन ब्लू का मेरा सॉल्यूशन है। देखने में वो कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, दैट इज मिथाइलिन ब्लू। द वर्ड इज मिथाइलिन ब्लू, मिथाइलिन ब्लू। ठीक है, लेकिन अगर मैं बेटा इसी कंटेनर में चारकोल डाल दूं, द वर्ड इज चारकोल, तो क्या होगा बेटा? चारकोल क्या करेगा? अंदर से जो मिथाइलिन ब्लू केमिकल है उसे अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जो सॉल्यूशन है ना, वहां से मिथाइलिन ब्लू खींच के कहां चला गया? एक तरीके से एक सरफेस पे। तो सॉल्यूशन के अंदर मिथाइलिन ब्लू कम हो जाएगा, और अगर सॉल्यूशन के अंदर मिथाइलिन ब्लू कम होता है तो आपका ये जो डार्क ब्लू सॉल्यूशन है बेटा जी, इसकी शेड लाइट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा होगा। अब यहां मैंने डाल दिया मान लीजिए चारकोल, तो अब क्या हो जाएगा? आपका जो सॉल्यूशन है वो कुछ ऐसा चला जाएगा, स्लाइड बिट लाइट शेड। ठीक है, तो ये पहला बेसिक एग्जांपल है बेटा मिथाइलिन ब्लू का, जो हमें क्या शो करता है बेटा जी? एड्सॉर्प्शन शो करता है। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं बेटा। सेकेंड एग्जांपल इज ऑफ रो शुगर। देखिए आपको एक बात समझनी है बेटा, अब बेसिकली शुगर बनती किससे है? किससे बनती है? गन्ने के रस से या जूस से, जो भी आप बोलते हैं। अब गन्ने का जो आपका एक्सट्रैक्ट है, समझिए, वो तो येलोइश या ब्राउनिश कलर का होता है ना। समझ पा रहे हैं इस बात को? अब हमारे घर जो शुगर आती है जनरली वो क्या होती है? वो तो क्रिस्टल, व्हाइट क्रिस्टल होती है। तो अब ब्राउनिश या येलोइश जो कलर होता है उसका, एक्चुअली उसको रिमूव कैसे करते हैं? क्या किया जाता है बेटा उस केस में कि हमारा जो शुगर है, रॉ शुगर, अब इसका जो रीजन होता है इसके कलर का, वो इंप्योरिटीज होती हैं। उसे हम क्या करते हैं बेटा जी? एनिमल चारकोल से रिएक्ट करवाते हैं, एनिमल चारकोल से पास करते हैं, रिएक्ट भी क्या करवाते हैं? पास करते हैं, जिससे हमें व्हाइट क्रिस्टल ऑफ शुगर मिलते हैं, व्हाइट क्रिस्टल ऑफ शुगर। ठीक है जी, ये हमारा सेकंड ऑप्शन होता है बेटा, या सेकंड एविडेंस होता है। थर्ड एविडेंस देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक वेसल है, एग्जांपल बता रहा हूं मैं कुछ, ठीक है, साइंटिफिक एग्जांपल बता रहा हूं। इसमें कोई गैस है बेटा, अब वो गैस क्या करेगी? ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी रैंडमली मूव करेगी, और जब वो मूव करेगी बेटा जी, वो इसकी बाउंड्रीज को हिट करेगी। सोच के देखिए, और वो जो हिट करेगी उस टाइम पे वो फोर्स अप्लाई करेगी, जिससे हम उसका प्रेशर निकाल लेंगे। दोबारा समझिए, मेरे पास एक वेसल है, उसमें गैस है जिसकी खूब सारी काइनेटिक एनर्जी है। ड्यू टू इट्स काइनेटिक एनर्जी ये क्या करेगी? रैंडमली मूव कर रही है, और क्या करेगी बेटा जी? बाउंड्री से टकराएगी, और जब वो बाउंड्री से टकराएगी तो वो वॉल्स पर एक प्रेशर क्रिएट करेगी। क्लियर है ये बात? तो लेकिन अगर मैं उसी वेसल में एक मेटल रख दूं इस तरीके का, थोड़ा सा रफ सरफेस वाला, तो क्या हो जाएगा बेटा? काफी सारी जो गैस है उस कंटेनर में, वो इसके सरफेस पर एब्जॉर्ब हो जाएगी, ऐसे, लाइक दिस। समझ पा रहे हैं? तो जो वेसल में फ्री अवेलेबल गैस है, जिसकी वजह से प्रेशर लग रहा था, वो क्या होगी? उसमें से कुछ गैसेस कहां एब्जॉर्ब होगी बेटा? आपके मेटल के सरफेस पे। तो अब गैसेस कम रही, यानी कि आप कह सकते हैं उनका जो रैंडम मोशन था वो कम हो गया,
तो इस वेसल की वॉल पे लगने वाला प्रेशर भी क्या हो जाएगा बेटा जी, प्रेशर विल डिक्रीज। ये आपके पास तीसरा एविडेंस अगर आप समझ पा रहे हैं तो ठीक है। चलिए जी फोर्थ एविडेंस की बात करते हैं बेटा जी। फोर्थ एविडेंस होता है सिलिका जेल का। मान लीजिए बेटा एक कंटेनर में खूब सारी रूम में बहुत सारी मॉइस्ट एयर है, नमी है कहीं ना कहीं, और हम क्या करते हैं उसमें एक सिलिका का ब्लॉक रख देते हैं। तो सिलिका क्या करता है बेटा जी, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। उससे क्या होगा, उस कमरे में जो एयर थी ना अब वो ड्राई हो जाएगी। मॉइस्चर कहां चला गया, सारा सिलिका जेल पे चला गया। तो दिस इज योर फोर्थ एविडेंट। ये क्या करता है बेटा जी, मॉइस्ट एयर को किस में कन्वर्ट करता है, ड्राई एयर में कन्वर्ट कर देता है। तो मिथाइलिन ब्लू, रोज शुगर, वेसल और प्रेशर वाला एग्जांपल और सिलिका जेल। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ फंडामेंटल एविडेंस थे जो सरफेस केमिस्ट्री को शो करते थे। वैसे तो आप डेली लाइफ में भी सरफेस केमिस्ट्री देखते हैं। ठीक है बेटा, एक बार नोट डाउन कीजिए, फिर इससे आगे का सेक्शन में आपको बताता हूं। हाँ तो बच्चों एब्जॉर्प्शन समझ में आ गया ना बेटा। अब प्रॉब्लम क्या होती है बेटा, एक टर्म है बिल्कुल इससे मैच करती है, एब्जॉर्प्शन। तो कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि एब्जॉर्प्शन क्या और एब्जॉर्प्शन क्या। एडजॉर्प्शन एडी, एब्जॉर्प्शन एबी। ठीक है, अगर प्रोनाउंसिएशन नहीं समझ पा रहे हैं, हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूं क्लैरिटी से बोलने की बेटा जी। एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, होपफुली क्लियर हो गया होगा। तो एक्चुअल में देखिए इन दोनों में फर्क क्या है। एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। देखिए पहले जनरल टर्म में बता देता हूं ना एक बार, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से। देखिए अगर मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट मान लिया हमने एक्स वाई जेड, तो अंदर वाले हिस्से को क्या बोलेंगे बेटा, बल्क, और बाहर वाला हिस्सा सरफेस। तो ये कोई मान लीजिए पार्टिकल है, कुछ भी है, एक्स वाई जेड, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और थोड़ा सा मान लीजिए यहां, तो इफ द कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल इज मोर एट सरफेस, दिखाई दे रही है ना जो डॉटेड बनी है, जो बनाया हुआ है स्पाइरल सी टाइप में, then in bulk the process is called adsorption. The word is called adsorption. इसको आपको ध्यान। अभी एब्जॉर्प्शन और इसमें फर्क क्या है वो देखो बेटा। मान लीजिए फिर कोई ऑब्जेक्ट है, अब कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल इज मोर इन बल्क देन एट सरफेस। होगा तो सरफेस पे भी जनरली, क्योंकि तकरीबन प्रोसेस तो सरफेस से ही होता है ना, बट बल्क में ज्यादा आ जाए बेटा, सरफेस पे कम हो, तो ऐसे प्रोसेस को हम केमिस्ट्री में एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। अब यहां एक बहुत क्लियर बात होनी जरूरी है आपको कि एब्जॉर्प्शन में जो मॉलिक्यूल होते हैं ना अंदर जो बल्क में है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट क्यों होने चाहिए वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी क्या समझना है, द कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल इज मोर इन बल्क देन एट सरफेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। और दूसरी जरूरी चीज है, उन मॉलिक्यूल्स का डिस्ट्रीब्यूशन अंदर कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। ठीक है, तो अब एक बार इनके डिफरेंसेस समझते हैं बेटा। तो अब एक मिनट के लिए समझिए एब्जॉर्प्शन क्या है। इट इज ए सरफेस फिनोमेनन। उसके कंपैरिजन में एब्जॉर्प्शन क्या है बेटा। तो बेटा जो एब्जॉर्प्शन होता है, पहले एब्जॉर्प्शन दोबारा देख लीजिए, इट इज ए सरफेस फिनोमेनन और वी कैन से इंटरफेस। ये क्या होता है बेटा, इट इज ए बल्क फिनोमेनन। कैसा फिनोमेनन है बेटा जी, बल्क फिनोमेनन है हमारे पास। ठीक है, दूसरी बात, ये नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है बेटा, नॉन यूनिफॉर्म। अब समझिए बेटा, मैं इस बोर्ड पे लिख रहा हूं, अगर क्या जरूरी है कि मैं बोर्ड के हर हिस्से में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके लिखूं? हो सकता है मैं किसी हिस्से में ज्यादा लिख दूं, किसी में कम लिख दूं। डस्ट बैटरी आपकी स्कूटी पे, क्या जरूरी है हर हिस्से पे बराबर पड़े? एब्जॉर्प्शन है ना, जरूरी तो नहीं है कि बराबर हो, तो नॉन यूनिफॉर्म होता है। बट जो एब्जॉर्प्शन होता है ना बेटा, इसके बारे में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये यूनिफॉर्म होता है, यानी जो पार्टिकल्स होंगे वो पूरे बल्क में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, एक तरीके से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे हर हिस्से में।
ऐसा नहीं हो सकता कि कहीं ज्यादा इकट्ठे हो जाए कहीं पे कम हो जाए। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो यूनिफॉर्म। अभी यहां क्या होता है बेटा, तीसरा समझिए, द रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिक्रीज विद टाइम, डिक्रीज विद टाइम। इसका मतलब क्या है समझिए। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं बेटा कि क्लास है, उसमें बेंचेस पड़े हुए हैं, ठीक है, रैंडमली शुरू में 4 बच्चे हैं, ठीक है, अब वो तो आके कहीं भी बैठ सकते हैं क्योंकि पूरी क्लास खाली है। उसके बाद 4 हो रहा है, तो अब वो 4 क्या करेंगे, जहां पहले 4 बैठे हैं उसे छोड़ के अलग बैठेंगे। मान लीजिए सिंगल सीटर है, चलो जी, उनको थोड़ा टाइम लगा कि भाई जहां जहां बैठे हैं, और अगर कोई सबसे लास्ट में आता है बेटा तो उसे क्या करना पड़ेगा, पहले देखना पड़ेगा कि जगह कहां है, फिर उस जगह तक जाके बैठना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? सिटिंग इज जस्ट लाइक एड्सॉर्प्शन। तो समझिए बेटा कि एड्सॉर्प्शन शुरू में बड़ा फास्ट होता है, बट धीरे 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 इसका रेट स्लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि एड्सॉर्प्शन होना है सरफेस पे, और सरफेस ऑक्यूपाई अगर होता जाएगा तो फ्री सरफेस कम हो जाएगा ना, तो एड्सॉर्प्शन आपका टाइम के साथ एब्जॉर्प्शन का रेट बेटा जी स्लो होता जाएगा। बट एब्जॉर्प्शन में ऐसा कुछ नहीं है, वहां तो अंदर आना है, बल्क में आना है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना है, यहां आए यहां आए यहां आए कहीं भी आए। इसका मतलब ये जो है ये रेट पे डिपेंड, सॉरी टाइम के साथ कम नहीं होता है। ठीक है, तो व्हाट वी कैन से, इट्स रेट डज नॉट डिपेंड अपॉन टाइम, रेट इज इंडिपेंडेंट अपॉन टाइम। ठीक है, आ रही है मेरी बात समझ में आपको? चलिए अब मैं कुछ एग्जांपल बताता हूं बेटा। बेसिक एग्जांपल क्या है समझिए। देखिए अगर मैं सिलिका जेल लूं बेटा, कोरिलेट करेंगे एग्जांपल को, सिलिका जेल के साथ पानी ले लूं, तो पानी सिलिका जेल के सरफेस पर ऐसे 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 एब्जॉर्ब हो जाएगा, सारे सरफेस पर, थोड़े बहुत अंदर भी आ जाएंगे, वो कोई मैटर नहीं करता है। तो सिलिका जेल विद वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ एब्जॉर्प्शन। लेकिन अगर बेटा मैं इस सिलिका जेल की जगह कैल्शियम क्लोराइड ले लूं पानी के साथ, तो यहां क्या होगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा और ये बन जाएगा CaCl2 डॉट दैट इज 2H2। ये हमारी फॉर्मेशन होती है, हाइड्रेटेड CaCl2 बन जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। आई है बात समझ में? तो सिलिका जेल और वाटर है तो एब्जॉर्प्शन है, कैल्शियम क्लोराइड और वाटर है बेटा जी तो एब्जॉर्प्शन। अमोनिया गैस का एग्जांपल ले लेते हैं। अमोनिया गैस का केस क्या है, अमोनिया गैस अगर चारकोल के साथ है बेटा तो एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, अमोनिया गैस विद चारकोल। और अगर अमोनिया गैस, थोड़ा सा समझना है आपको इस केस में क्या हो जाएगा, अमोनिया गैस अगर हमारे पास है और साथ में पानी है बेटा जी, तो ये रिएक्ट करके बना लेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये हुआ एक तरीके का एब्जॉर्प्शन, ये हुआ एब्जॉर्प्शन। क्योंकि चारकोल के सरफेस पे ऐसे ऐसे करके ना अमोनिया गैस आपकी एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में बेटा कंफ्यूज नहीं करना। अगर कोई चीज सरफेस पे ज्यादा है, बल्क में कम, तो एब्जॉर्प्शन, और इससे रिवर्स है तो एब्जॉर्प्शन। बस खास बात यह है कि यहां पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं मॉलिक्यूल, जबकि यहां यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं है। कहीं डस्ट ज्यादा बैठ सकती है बेटा जी, कहीं कम बैठ सकती है। ठीक है, आई है बात समझ में? तो यह है डिफरेंस एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बीच में। अब कुछ और टर्म आपको बताता हूं बेटा जो हमें समझनी है, एडिशनल टर्म्स है इसी टॉपिक से रिलेटेड। तो एब्जॉर्प्शन क्लियर है, एब्जॉर्प्शन क्लियर है। नेक्स्ट इज कॉल्ड डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन, another one is absorption, another one is adsorbate, followed by adsorbent, followed by adsorbent। मैं क्लियर लिख देता हूं एक बार, adsorbent and then occlusion। ठीक है, that is OCCLUSION, the word is occlusion। तो ये 5 टर्म हो रहा है बेटा एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के अलावा जो हमें समझ। ठीक है, इतना क्लियर है?
अब समझिए डिसॉर्प्शन क्या होता है। देखिए अगर मैं ये कर रहा हूं ना बेटा, ये एडसॉर्प्शन है, और अगर मैंने ये कर दिया, इसको साफ कर दिया, दैट इज डिसॉर्प्शन। आपकी स्कूटी पे धूल बैठ गई, आपने कपड़ा मारा, डिसॉर्प्शन। कहीं पे गंदगी है, आप कई बार क्या करते हैं स्कूल में जब जाते हैं, बेंचेस पे थोड़ा डस्ट होता है ना, एक दूसरे के बैग से जो हम लोग साफ कर देते हैं, पकड़े के घुमा देते हैं उसको, समझ पा रहे हैं? तो वो क्या है एक्चुअली में, वो डिसॉर्प्शन है। टीचर बोर्ड पे लिख रहा है एडसॉर्प्शन, दूसरे टीचर ने आके डस्टर फेर दिया, दैट इज डिसॉर्प्शन। तो रिवर्स ऑफ एडसॉर्प्शन ही बेटा, द रिवर्स ऑफ एडसॉर्प्शन इज कॉल्ड डिसॉर्प्शन। कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान टर्म है, कोई इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ ये टर्म देखिए एक बार ध्यान से, इस टर्म के बारे में खास बात क्या है बेटा जी, पहले तो चलिए इसमें एक साइंटिस्ट है मैकबेन, क्या नाम था उनका, मैकबेन, जिन्होंने ये टर्म दी थी। अब ये टर्म क्या कहती है, इसका क्या मतलब जस्टिफिकेशन है इस टर्म का, वो समझिए। अगर किसी ऑब्जेक्ट में बेटा जी एडसॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन साइमल्टेनियसली हो जाए, यानी एब्जॉर्ब भी हो रहा है और साथ के साथ एब्जॉर्ब भी हो रहा है, समझिएगा बात को, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। बोथ द प्रोसेस अकर्स, एक साथ चल रहे हैं, एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन बनी बेटा, द प्रोसेस in which adsorption and absorption take place simultaneously, ठीक है, is called absorption given by the scientist मैकबेन। ओके, अब तीन छोटी छोटी टर्म और बच गई बेटा, उसके बाद एक्चुअल हमारा यूनिट शुरू होगा। एडसॉर्बेट क्या होता है, एडसॉर्बेंट क्या होता है, प्रपोल्सन क्या होता है। अब एक बात समझिए, मैं जो इस बोर्ड पे लिख रहा हूं, व्हाइट बोर्ड पे मैं मार्कर की हेल्प से लिख रहा हूं ना बेटा, तो आप समझिए अब दो चीजें हैं, एक व्हाइट बोर्ड है और एक मार्कर है। ग्रीन बोर्ड होता तो हम चौक से लिखते, कॉपी में आप पेन से लिखते, वही वाला सिस्टम है। तो जो चीज जिससे हम लिख रहे हैं ना, यानी जो एब्जॉर्ब हो रही है, इज कॉल्ड एब्जॉर्बेंट, सॉरी एब्जॉर्बेट, और जिस पर एब्जॉर्ब हो रही है इज कॉल्ड एब्जॉर्बेंट। यानी कि व्हाइट बोर्ड जो है वो एब्जॉर्बेंट है, और जो मार्कर की ब्लैक इंक है बेटा जी वो एब्जॉर्बेट है। ठीक है, तो समझिएगा, फॉर एग्जांपल मैं यहां दिखा देता हूं, जैसे कि अभी ये जो सरफेस है ये क्या है, एब्जॉर्बेंट है बेटा, और मैंने जब इस पे ब्लैक इंक से लिखा तो ये बन गया हमारा, जो ब्लैक इंक है वो हो गया एब्जॉर्बेंट। ठीक है, तो एब्जॉर्बेंट क्या हुआ, द सरफेस एट विच एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस, जिस पे एब्जॉर्प्शन होगी भैया वो क्या हो जाएगा, एब्जॉर्बेंट टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एब्जॉर्बेंट। ठीक है, अब एब्जॉर्बेंट क्या होगा, द कंपाउंड, कुछ भी हो सकता है, एटम, आयन, मॉलिक्यूल, इंक हो सकती है, डस्ट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। द कंपाउंड विच एड्सॉर्ब्ड ऑन एड्सॉर्बेंट। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो एड्सॉर्बेंट क्या है बेटा जी, जो सरफेस पर बैठे, डस्ट बैठ रही है, समझिएगा स्कूटी के ऊपर, तो डस्ट एड्सॉर्बेट है, और स्कूटी की जो आपकी सीट है या जो भी आपका सरफेस है वो एड्सॉर्बेंट है। ठीक, समझ में आई बात? आप किसी भी तरीके से इन एग्जांपल्स को स्टडी कर सकते हैं, एड्सॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन का चलिए एक बड़ा कैजुअल सा एग्जांपल लेते हैं, एड्सॉर्प्शन, काजू कतली के ऊपर आपने सिल्वर फॉइल देखी है ना, अब वो सरफेस पे होती है कि अंदर होती है, सरफेस पे, एड्सॉर्प्शन है। रसगुल्ले का एग्जांपल लेते हैं, जो उसका रस है वो अंदर होता है कि सरफेस पे, बल्क में, एब्सॉर्प्शन। तो ये सारे एग्जांपल आपके राउंड अबाउट मिलेंगे, आपको सिर्फ ढूंढने हैं बेटा ये कैसे होते हैं और कैसे नहीं होते। ठीक है बेटा, तो जो चीज बैठती है सरफेस पे वो एड्सॉर्बेट होता है, और जिस सरफेस पे बैठती है वो एड्सॉर्बेंट होता है। बहुत जनरल सी डेफिनेशन है, कोई इसमें बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, आप समझे।
एडसोर्बेंट की कुछ एग्जांपल बता देता हूं जो इस यूनिट में ना बार बार आपके सामने आएंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। फॉर एग्जांपल सिलिका जेल, सिलिका जेल। एक एग्जांपल आएगा बार बार चारकोल, एक एग्जांपल आएगा एल्यूमिना, एल्यूमिना जेल आएगा आपके पास। क्ले इसका बहुत अच्छा एग्जांपल होता है। तो ये वो कुछ चीजें हैं बेटा जो बार बार इस चैप्टर में आपके सामने आएंगी। तो जनरली ये सब क्या होते हैं, एडसोर्बेंट। ठीक है, तो आखिरी टर्म पे आते हैं ओक्लूजन। ओक्लूजन इज ए स्पेशल कैटेगरी ऑफ एडसॉर्प्शन। है तो एडसॉर्प्शन लेकिन स्पेशल कैटेगरी। अब सवाल उठता है कि सर ये स्पेशल वाली क्या बात है। तो देखिए, जब किसी मेटल के सरफेस पे, स्पेसिफिकली मेटल, देखिए एडसॉर्प्शन तो कहीं भी हो सकता है, आपकी बॉडी पे, मेरी बॉडी पे, बेंच पे, स्कूटी पे, कहीं भी। लेकिन अगर किसी मेटल के सरफेस पर बेटा कोई गैस एडसॉर्ब हो जाए तो उस एडसॉर्प्शन को हम ओक्लूजन बोलते हैं। क्या बात समझ में आई? तो क्या डेफिनेशन बनी, सोच के देखिए। द एडसॉर्प्शन ऑफ गैस, द एडसॉर्प्शन ऑफ गैस एट सरफेस ऑफ मेटल इज कॉल्ड ओक्लूजन। अब सोच के देखिए, रस्टिंग, कोरोजन कैसे होता है। जब ऑक्सीजन आयरन के सरफेस पे एडसॉर्ब होती है, वहीं से तो कोरोजन शुरू होता है। तो कोरोजन जो है बेटा एक्चुअल में वो है तो एडसॉर्प्शन की वजह से, बट एक स्पेशल केस है, दैट इज कॉल्ड ओक्लूजन। ठीक है, आ रही है ये बातें आपको समझ में। डिसॉर्प्शन, एडसॉर्प्शन को हटा दो, सॉर्प्शन जब दोनों लगातार हो रहे हो। एडसॉर्बेट जो सरफेस पर बैठे, एडसॉर्बेंट वो सरफेस जिस पर बैठे। ओक्लूजन स्पेशल केस ऑफ एडसॉर्प्शन, जब गैस किसी मेटल के सरफेस पर बैठे। तो ये वो डेफिनेशंस है बेटा जो इस चैप्टर में आपको बार बार हेल्प करेंगी या बार बार आपको इनकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी कि भाई कंडीशंस क्या है। चलिए अब आगे देखते हैं एक बार थोड़ा सा। यहां मैं आपको ना एडसॉर्प्शन का एक एग्जांपल बता देता हूं। देखिए एडसॉर्प्शन के एग्जांपल तो क्लियर है, सिलिका प्लस वाटर, कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर, एब्जॉर्प्शन। अगर मान लीजिए बेटा कोई डाई है, कोई भी कलर है, डाई केमिकल, अगर मैं कॉटन के फाइबर को उसमें डिप कर दूं, कॉटन फाइबर ज्यादा टेक्निकल नहीं समझना है रुई, अगर हम इसको डाई में डिप कर दें तो क्या होगा, वो डाई या केमिकल कॉटन के अंदर भी जाएगा बेटा जी और बाहर भी आएगा, यानी एडसॉर्प्शन भी होगा और एब्जॉर्प्शन भी होगा। तो जब एडसॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन साइमल्टेनियसली हो जाएंगे तो वो क्या कहलाते हैं, जॉर्प्शन कहलाते हैं। तो डाई विद कॉटन फाइबर इज एन एग्जांपल ऑफ जॉर्प्शन, द वर्ड इज जॉर्प्शन। ओके, तो ये कुछ टर्म थी बेटा जो आपको बतानी थी। अब यहां थोड़ा सा और मैं आपको जस्टिफाई करता हूं, एडसॉर्प्शन भी दो तरीके का हो सकता है, ठीक है। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। तो समझिए अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव का सिस्टम क्या है ये देखिए एक बार। चलिए, तो एडसॉर्प्शन किस तरीके का हो सकता है बेटा, पॉजिटिव और यू कैन से नेगेटिव। अब नेगेटिव पॉजिटिव क्या है वो समझिए। अगर मान लीजिए कोई सरफेस है बेटा जी, इफ द कंसेंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल इज मोर एट अ सरफेस देन इन बल्क, if the concentration of molecule is more at surface than in bulk is called positive adsorption। ठीक है, दूसरी नेगेटिव एडसॉर्प्शन। अब यहां देखिएगा, यहां आपको जरूरत पड़ेगी समझने की। नेगेटिव एडसॉर्प्शन, इफ द कंसेंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल इज मोर इन बल्क देन ऑन सरफेस, that is called negative adsorption। दोबारा समझिए, concentration of molecule is more in bulk। अब एक बच्चे ने सवाल पूछा कि सर if the concentration of molecule is more in bulk than on surface, ये तो absorption हो जाएगा ना। बात तो अगले की सही है, it is can be studied like absorption। लेकिन यहां एक फर्क है, जब एब्जॉर्प्शन होता है ना, एब्जॉर्प्शन याद कीजिए, एक टर्म मैंने बताई थी यूनिफॉर्म। यहां पे क्या होता है बेटा जी, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऐसे। तो अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है बल्क में तो वो टर्म होगी एब्जॉर्प्शन। लेकिन अगर बल्क में मॉलिक्यूल ज्यादा है
लेकिन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। ये बहुत जरूरी चीज आपके लिए, तब हम उसे कहते हैं नेगेटिव एड्सॉर्प्शन। क्या बात आई है समझ में? तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव एड्सॉर्प्शन, पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन में और नेगेटिव एब्जॉर्प्शन में थोड़ा सा ही फर्क है। ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है बेटा, और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं। ठीक है, तो देखिए हुआ क्या है इस चैप्टर में, बार बार आपको चारकोल, सिलिका जेल ये वर्ड सुनने को मिलेंगे। अब कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर कोल और चारकोल में फर्क क्या होता है? हालांकि ज्यादातर बच्चों को पता होता है, फिर भी मैं एक हल्का सा डिफरेंस बता देता हूं आपको कि चारकोल और कोल में फर्क क्या है, समझिए। अब कोल क्या है बेटा जी? ये एक मिनरल होता है, पहले तो आपको ये समझना है, ये मिनरल नहीं होता है। ठीक है, कोल बनता कैसे है? मिलियन ऑफ ईयर्स व्हेन दे आर ब्यूरिड अंडर अर्थ क्रस्ट, मिलियन ऑफ ईयर्स, लाखों साल जब ये धरती के अंदर दबे रहते हैं तब जाके कोल बनता है हमारे पास। और चारकोल स्लो हीटिंग ऑफ वुड, इंस्टेंट बन जाता है, स्लो हीटिंग ऑफ वुड। फर्क है इन दोनों चीजों में। चारकोल क्या है बेटा जी? ये ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, अगर हम इन्हें जलाएंगे तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, और कोल को अगर हम हीट करेंगे तो कम हीट प्रोड्यूस करेगा। कोल को अगर हम गर्म करेंगे, जलाएंगे, यू कैन से बर्न, तो कम हीट प्रोड्यूस। तो दोनों में फर्क है, समझिए। ठीक है, चारकोल इज ए डिफरेंट थिंग, कोल इज ए डिफरेंट थिंग। कोल एक मिनरल है, चारकोल मिनरल नहीं है। कोल कैसे बना? एक नेचुरल प्रोसेस, मिलियंस ऑफ ईयर्स जब आपके प्लांट्स ब्यूरिड अंडर अर्थ क्रस्ट रहे तो वो कोल बन गए। चारकोल हम खुद बना सकते हैं, कैसे? स्लो हीटिंग ऑफ